हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को वर्क एनर्जी पावर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने आ गया। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर एसएससी, यूपीएससी, रेल, डिफेंस, जेई मेंस एंड नीट सारे एग्जाम के लिए। क्योंकि देखो, ये आप लोगों को लगेगा ये एसएससी, यूपीएससी, रेल, डिफेंस में जो एग्जाम आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, वो क्या सेम आपको जेई मेंस या नीट में आते हैं? कभी नहीं, मैंने नहीं। लेकिन मैंने इसलिए लिखा है वर्क एनर्जी पावर, ये एक ऐसा चैप्टर है, ये हर एग्जाम में आपको पूछेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा चैप्टर में हम लोग जब पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और फिर एडवांस में चलते हैं। ठीक है, जेई मेंस या तो नीट या तो एसएससी जेई या तो यूपीएससी में जो हम लोगों को आईएएस का जो एग्जाम होता है, इनमें जो फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये आप लोगों को जेई मेंस नीट का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो इन एग्जाम के लिए आप लोग एग्जाम फिजिक्स को कवर कर सकते हो। ठीक है, और बिल्कुल जो बेसिक हम लोग सिखाते हैं, जैसे वर्क क्या है, वर्क का यूनिट क्या है, वर्क का डायमेंशन क्या है, ठीक है, ये तो सारे एग्जाम के लिए पूछेंगे। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम आपको कवर होंगे वर्क एनर्जी पावर में। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हम लोग देख लिया था वर्क क्या है, फिर हम लोग डिस्कस किया था वर्क का डायमेंशन, वर्क का यूनिट, सारे कुछ डिस्कस कर लिया था। आज हमारा एक टॉपिक है, सबसे पहले इनको खत्म करेंगे, फिर हम लोग एनर्जी में मूव करेंगे। क्या है ना, वर्क डन। टॉपिक क्या है देख लो, वर्क डन बाय एंड अगेंस्ट फोर्स। वर्क डन बाय एंड अगेंस्ट फोर्स मतलब क्या है? मतलब है वर्क डन करेंगे, वर्क डन किसके द्वारा करेंगे? बाय फोर्स के द्वारा एंड अगेंस्ट फोर्स के द्वारा। मतलब जब फोर्स लग रहा है उसके द्वारा जब वर्क डन हो रहा है, ये क्या है? और अगेंस्ट में क्या है? अगेंस्ट फोर्स के अगेंस्ट में हम लोगों को वर्क डन होता है, तो वर्क डन क्या होता है, ये दोनों डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। वर्क डन का मतलब तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिया था, वर्क डन क्या होता है। ठीक है, वर्क को फिर एक बार बोल देते हैं। वर्क इक्वल टू क्या होता है? एफ डॉट एस। एफ क्या है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब बात आते हैं, देखो कि कोई भी बॉडी है, जैसे ये कोई सरफेस है, ये कोई बॉडी है। ठीक है, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स को मैंने डिस्कस कर रहा हूं। मैंने क्या बोल रहा हूं, इसके ऊपर मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया, इधर मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, और मैंने जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट उसी साइड में होता है, अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी उसी साइड में हो रहा है जिस साइड में मैंने फोर्स को अप्लाई कर रहा हूं, तो उनको हम लोग कहते हैं कि वर्क डन हो रहा है बाय फोर्स। वर्क डन हो रहा है बाय फोर्स, फोर्स के द्वारा वर्क डन हो रहा है। अब बात आती है कि वर्क डन अगेंस्ट फोर्स का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर कोई बॉडी है, सपोज मान के चलो मैंने इस साइड में फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस साइड में क्या हो रहा है, इस साइड में कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट में इस साइड में कर रहा हूं, तो ऑपोजिट हो रहा है, फोर्स हो रहा है इसी साइड में। अगर डिस्प्लेसमेंट इसी साइड में हो जाता तो ये हो जाता वर्क डन बाय फोर्स। लेकिन क्या हो रहा है, फोर्स इस साइड में अप्लाई हो रहा है और मैंने जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं इसी डायरेक्शन में। मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन का केस हो गया। तो इसको कहते हैं वर्क डन अगेंस्ट फोर्स, क्योंकि फोर्स तो इसी साइड में अप्लाई कर रहा हूं और फोर्स इसी डायरेक्शन में यूज हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, लेकिन मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इस वर्क डन, इसमें जो वर्क डन मिलते हैं, इनमें जो वर्क डन मिलते हैं, हमेशा याद रखना नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव से हम लोग डिनोट करते हैं, क्योंकि फोर्स का अगेंस्ट में हम लोग जब वर्क डन करेंगे तो उसको नेगेटिव साइन से हम लोग डिनोट करते हैं। याद रखना, नेगेटिव साइन से हम लोग डिनोट करते हैं। और जब हमारा फोर्स के द्वारा होगा वर्क डन, मतलब फोर्स के द्वारा जब वर्क डन होगा, ये हम लोग पॉजिटिव साइन हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, दो चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट था, मुझे लगा बोलने का जरूरत है, मैंने बोल दिया। अब देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल तो इनके लिए एग्जाम्पल तो सब कुछ है। किसी को फोर्स मैंने दिया और उसका मूवमेंट हो गया। जैसे कुछ बॉडी है, सपोज मान के चलो ये बॉडी यहाँ पर रखा है, ठीक है, सपोज मान के चलो कोई टेबल है और यहाँ पर है, मैंने जैसे ही फोर्स दिया, तो ये बॉडी इधर साइड मूव हो गया, तो ये तो वर्क डन हो गया बाय फोर्स से। अब इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल क्या है, सपोज मान के चलो कोई टेबल है, ठीक है, सबके घर में टेबल होता है, रैक होता है, रैक के ऊपर बुक होता है, किताब रहता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, कुछ टेबल के ऊपर आपका किताब है, आपने किताब को ऊपर में उठाया। तो जब हमने किताब को
टेबल के ऊपर तो आपका बुक था, ये आपका बुक था, ठीक है। आपने क्या किया, टेबल से बुक को ऊपर में उठाया लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसमें तो एक फोर्स तो अप्लाई हो रहा था, प्रीवियस एक फोर्स, क्योंकि इसका कुछ मास है और मास इनटू ग्रेविटी इक्वल टू वेट। जो वेट हम लोगों को काम करेगा नीचे के साइड में, इस साइड में, इस डायरेक्शन में, मतलब जो टेबल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। इस साइड में कुछ फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स इस साइड में हो रहा है और आप क्या कर रहे हो, आप किताब को लेके ऊपर में उठा रहे हो। तो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है क्या फोर्स के अगेंस्ट में? फोर्स के अगेंस्ट में नहीं हो रहा है, फोर्स इस साइड में है और आप बुक और किताब को ऊपर साइड में उठा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपको वर्क डन अगेंस्ट फोर्स, ठीक है, समझ गया। सपोज जब हम लोग सूटकेस लेकर आगे चलता है, या तो हम लोग बैग लेकर चलता है, या तो मार्केट से कुछ हम लोग सब्जी खरीदते हैं, फिर सब्जी जब हम लोग हाथ में लेकर चलता है, तो ये क्या होता है, ये तो सारे कुछ होता है वर्क डन अगेंस्ट फोर्स, क्योंकि फोर्स उसका नीचे ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उनमें काम करता है, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ अगेंस्ट में कर रहे हैं, ठीक है, समझ गया। चलो अब स्टार्ट करेंगे एनर्जी, इंपॉर्टेंट है, वर्क हमारा खत्म हुआ, अब डिस्कस करेंगे हम लोग एनर्जी को, ठीक है। चलो, जिनको वर्क अभी तक समझ में नहीं है, या तो वर्क का प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप लोग प्लीज पहले देख लीजिए, क्योंकि वर्क अगर नहीं देखेंगे तो बिल्कुल मुझे लगता है कि एनर्जी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वर्क और एनर्जी बिल्कुल सिमिलर है, बहुत सिमिलर है, ठीक है। क्यों सिमिलर है अभी पता चलेगा, ठीक है। तो एनर्जी, टॉपिक क्या है ना, एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी का अगर किसी ने डेफिनेशन पूछा है तो क्या बोलोगे, एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the energy of an object is its capacity for doing work। देखो समझ में आया या नहीं है, ये पहले बताओ क्या है। एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर बोलेंगे हम लोग एनर्जी क्या है, एनर्जी का डेफिनेशन बोलेंगे तो बोलेंगे द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, कोई भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी होता है इट्स कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, कोई भी काम करने का जो कैपेसिटी होता है वही होता है उनके बॉडी का, उनके ऑब्जेक्ट का एनर्जी। समझ में आया या नहीं आया? समझो कि मैंने बोला हूं किसी बॉडी का, सपोज मुझे, ठीक है, मेरे पास अगर एनर्जी है तभी मैं कोई काम कर सकता हूँ, ठीक है। अगर किसी ने पूछा कि मेरा एनर्जी कितना है तो क्या होगा, कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, मैं एक दिन में, मैं एक घंटा में कितना काम कर सकता हूँ, मैं एक दिन में या तो मैं एक घंटा में कितना काम कर सकता हूँ, मैंने जितना काम कर सकता हूँ वही मेरा एनर्जी है। समझ में नहीं है ना। फोन, मोबाइल फोन सबने यूज करता है, मोबाइल फोन सबने यूज करता है, तो क्या होता है, मोबाइल फोन को चार्ज देने का जरूरत पड़ता है, बैटरी को चार्ज देने का जरूरत पड़ता है। जब बैटरी फुल है, जब बैटरी का चार्ज फुल है तो क्या है, हम लोग विंडोज फोन को यूज कर सकते हैं, बहुत ही इजीली फोन को यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात है एक घंटे या तो 2 घंटे के बाद हमारा जब फोन का चार्ज % हो जाता है, जब हमारा फोन का चार्ज % हो जाता है तो फिर क्या करना पड़ता है उस टाइम, नहीं तो फिर और कुछ टाइम हम लोग यूज करेंगे, फिर जब हमारा चार्ज क्या होगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0% हो जाएगा, तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को फोन को, मोबाइल को चार्ज में बैठाना पड़ेगा, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज में देना पड़ेगा। तो ये चार्ज में क्यों दे रहा है, ये 0%, 10%, 50% क्या है, ये बैटरी का एनर्जी है, ये बैटरी का एनर्जी है। अगर बैटरी का 100% है फुल चार्ज, मतलब है बैटरी का 100% फुल एनर्जी है, ये एनर्जी अगर फुल % रहेगा, अगर 100% फुल एनर्जी रहेगा तभी तो ये फुल काम हम लोगों को देगा, फुल बैटरी का काम हम लोगों को मिलेगा। तो क्या है, जब 0% हो जाता है इनका मतलब है कि उस बैटरी का कोई एनर्जी नहीं है, काम करेगा तभी जब बंदे में, जब बैटरी में पावर होगा, एनर्जी होगा, नॉट पावर, एनर्जी होगा। अगर एनर्जी नहीं होगा
तो उसमें हम लोगों को काम करने का क्षमता, काम करने का जो हमारा पावर है, इम्यून सिस्टम है हम लोगों का, ह्यूमन का, ये खत्म हो जाएगा, काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फोन में तो इलेक्ट्रिक में चार्ज दे देता है तभी। अगर आपको सपोज किसी ने बोला कि आपको 5 घंटे या तो 10 घंटा कंटिन्यू आपको कोई गेम खेलना है, कोई भी गेम आपको कंटिन्यू 5 घंटे या तो 10 घंटा खेलना है, ठीक है, बिना खाए बिना सोए कुछ भी बिना रेस्ट करके आपको खेलना है, आप खेल पाओगे? सपोज आपने 2 घंटे या तो मैक्सिमम 5 घंटे भी खेलोगे, फिर क्या होगा, फिर आपने टायर्ड हो जाओगे। टायर्ड, तो टायर्ड क्यों हो रहे हो? क्वेश्चन है टायर्ड क्यों हो रहे हो? क्योंकि आपका एनर्जी लेवल कम होते चल रहा है। सबके पास, हमारे पास कुछ कैलोरी एनर्जी होता है, ठीक है, हमारे पास कैलोरी से एनर्जी होते हैं। तो जैसे हम लोग काम करते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें मेरा एनर्जी वेस्ट हो रहा है, ठीक है। हम लोग कुछ सोचते भी ना, कुछ भी सोचते हैं तो उस टाइम में भी हम लोगों को एनर्जी वेस्ट होता है, ठीक है। तो जब हम लोगों को एनर्जी वेस्ट हो रहा है तो क्या होगा, हम लोगों को काम करने का जो कैपेसिटी है ये कम हो जाएगा। जब हमारा एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाएगा तब हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तब हम लोग टायर्ड हो जाएंगे, फिर हम लोगों को खाने का जरूरत है, हम लोगों को रेस्ट करने का जरूरत है, तब हम लोग फिर से अगर सोएंगे 7 घंटे या 8 घंटे सोएंगे रात को, फिर हम लोग सुबह क्या है फुल चार्ज होके, फुल प्रिपेयर होके, फुल एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे, ठीक है। तब समझ में आया? तो एनर्जी क्या होते हैं, हम लोग जब कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, कोई भी काम करने का जो कैपेसिटी है हम लोगों को, वही हमारा एनर्जी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक बात बिल्कुल क्लियर है कि सबका एनर्जी लेवल डिफरेंट है, क्योंकि सबने क्या करते हैं, सबने डिफरेंट डिफरेंट काम करता है। किसी ने 10 घंटा काम करता है, किसी ने 5 घंटे काम करते हैं, किसी ने 2 घंटे काम करते हैं, किसी ने 1 घंटे। तो क्या है सबका मतलब, इसका मतलब ये है कि सबका जो एनर्जी लेवल है ये डिफरेंट है, ठीक है। समझ में आया? तो एनर्जी क्या है, बिल्कुल समझ में आया ना, कि कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, कोई भी काम करने का जो कैपेसिटी है यही हमारा एनर्जी है, ठीक है। अब देखो एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है ना, एनर्जी के मैंने क्या बोला कि काम करने का जो क्षमता है ये हमारा एनर्जी है, जो कैपेसिटी है वर्क। मतलब क्या है, मतलब क्या है, जो वर्क है, वर्क इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी। एनर्जी का जो हम लोगों को क्या है, एनर्जी का जो कैपेसिटी है ये वर्क है। जितना एनर्जी हमारे पास रहेगा उतना हम लोग वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इजीली समझ लो। आप लोगों के पास अगर एनर्जी लेवल 10 है तो आप वर्क भी 10 का ही, उसी का परसेंटेज में, उसी का लेवल में कर सकते हो। अगर एनर्जी आपका 100 है तो 100% आप वर्क कर सकते हो। समझ गया? तो एक बात बिल्कुल समझ लो कि वर्क का क्या होता है, वर्क और एनर्जी बिल्कुल इस साइड में सेम होते हैं कि जितना आपके पास एनर्जी रहेगा आप उतना वर्क कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ गया ना। अब देखो कि वर्क क्या है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, मुझे बताओ। वर्क क्या है, वर्क है स्केलर क्वांटिटी। तो हमेशा याद रखना है एनर्जी भी हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी, वर्क होता है स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी इक्वल टू भी क्या होते हैं, एनर्जी इक्वल टू भी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स हम लोग करते हैं और डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें हमारा जो वेस्ट होता है ये होता है एनर्जी, क्योंकि वर्क इक्वल टू है। तो एनर्जी भी क्या है, एनर्जी भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल समझ लो। अब बात है कि एनर्जी का जो हमारा यूनिट होता है, ये यूनिट क्या है, यूनिट भी सेम है जो वर्क का यूनिट है। मतलब SI और MKS में आपका यूनिट है एनर्जी का क्या है, जूल। आपका एनर्जी का यूनिट है जूल। और CGS में क्या है, CGS में आपका यूनिट है आर्ग। समझ में आया? तो क्या बोला मैंने, वर्क और एनर्जी सेम है, क्योंकि एनर्जी कैपेसिटी जितना है उतना हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो वर्क का भी जो क्वांटिटी है वो भी एनर्जी भी सेम क्वांटिटी है। वर्क का जो यूनिट है एनर्जी का भी वही यूनिट है। तो वर्क का यूनिट SI और MKS में होता है जूल और CGS में होता है आर। तो एनर्जी का भी सिंपली जूल और आर, ठीक है। समझ में आया? चलो तो बिल्कुल हम लोगों को समझ में आ गया एनर्जी क्या है और एनर्जी का यूनिट क्या है और एनर्जी का कौन सा क्वांटिटी है, ठीक है। फिर आप देखो, अब एक बात याद रखना, छोटा सा एक बात याद रखना, क्या रखना पड़ेगा,
जो काम करता है वो क्या होता है, जिस बॉडी ने काम करते हैं उनके एनर्जी कम होते हैं, और जिनके ऊपर काम करते हैं उनके एनर्जी बढ़ता है। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना, ये बाद में काम आएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तब भी ये बात समझ में आएगा। ये छोटा सा पॉइंट करके आप लोग लिख लो कि जिस बॉडी ने क्या करता है ना, जिस बॉडी ने काम कर रहा है इसको क्या होता है ना, एनर्जी लेवल कम होता है, और जिनके ऊपर काम करता है उनके एनर्जी बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, समझ गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो। अब बात है कि एनर्जी का भी तो कुछ फॉर्म्स है ना, एनर्जी का भी कुछ टाइप्स है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनर्जी का क्या क्या टाइप्स है, फर्स्ट एनर्जी का जो टाइप्स है ना, ये होता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, यांत्रिक शक्ति, जिसको कहते हैं यांत्रिक शक्ति, ये मैकेनिकल एनर्जी है। फिर ये मैकेनिकल एनर्जी को क्या कहते हैं, यांत्रिक शक्ति। फिर एक होता है मैकेनिकल के बाद ही हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर होता है आपका हीट एनर्जी, फिर होता है साउंड एनर्जी, फिर होता है मैग्नेटिक एनर्जी, फिर होते हैं आपको मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, हीट हो गया, साउंड हो गया, मैग्नेटिक एनर्जी हो गया। फिर आपको लाइट एनर्जी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट एनर्जी। फिर क्या है आपको केमिकल एनर्जी, और ये होता है न्यूक्लियर एनर्जी। मोस्ट डेंजरस एनर्जी है, इनको लेके पूरे दुनिया पागल है, और ये इनको लेके क्या है, पूरे दुनिया को डर है। किसी कंट्री के ऊपर अगर न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कर देते हैं तो उसी कंट्री खत्म हो जाता है, जिसके एग्जाम्पल है जापान में, टोक्यो, है ना, नागासाकी और हिरोशिमा, याद है ना। हाँ, ये है न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, मतलब ये डेंजर एनर्जी, और ये एनर्जी अगर नहीं रहता तो न जाने पूरी दुनिया आज भी साइंस बहुत ही पीछे पड़ा रहता। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, सारे इंपॉर्टेंट है, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, अब देखो मैकेनिकल एनर्जी को क्या कहते हैं, यांत्रिक शक्ति। इलेक्ट्रिकल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर है हीट एनर्जी, जो तापीयमान होता है ना, ये ताप शक्ति। तो साउंड क्या है, साउंड एनर्जी। ठीक है, फिर है मैग्नेटिक एनर्जी, फिर है लाइट एनर्जी। ठीक है, ये सब कुछ है एनर्जी का फॉर्म्स। अब बात है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, ये मैकेनिकल एनर्जी को भी फिर डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इजीली हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को भी फिर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इनको कैसे कर सकते हैं, इनको दो टाइप्स में, मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मैकेनिकल, इसको लेकर पूरे क्लास करेंगे। आज का पूरे क्लास का टॉपिक है ये सी मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, पूरे क्लास का टॉपिक निकल जाएगा ये मैकेनिकल एनर्जी अगर पढ़ते रहेंगे। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मैकेनिकल एनर्जी कहाँ है, मैकेनिकल एनर्जी का अगर एग्जांपल में वे नहीं बोलो कि मैकेनिकल एनर्जी कहाँ यूज होता है, सारे कुछ टरबाइन मरबाइन जो यूज होता है। अगर मैंने बोलूं कुछ एग्जांपल मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, तो ये कौन सा एग्जांपल वही है कि टरबाइन के ऊपर पानी आया, टरबाइन से क्या हो गया, वो इलेक्ट्रिक में चेंज हो गया। तो ये मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पूछेगा कि बताओ कि मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एग्जांपल, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी का एग्जांपल, या आप लोगों को पूछेगा। देखो एक बात, एनर्जी जब पढ़ रहा है तब एक बात हम लोगों को याद रखने का जरूरत है, और बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात। क्या है, सर आइंस्टाइन ने एक बात एनर्जी को लेकर दिया था, एक लॉ, एक थीसिस बोला था। ठीक है, क्या बोला था कि एनर्जी cannot be destroyed or created. Energy can neither created nor destroyed.
एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या है, एनर्जी को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो हम लोग एनर्जी को खत्म कर सकते हैं और ना तो एनर्जी को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात। तो देखो एक बात, एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक थोड़ा हटके है इस फिजिक्स से। ठीक है, थोड़ा सा है, 1 मिनट के लिए है। अब मुझे सिर्फ एक कमेंट में दे देना है आंसर कि अगर आइंस्टाइन सर ने बोला था कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, तो सिंपल मुझे एक बात बताओ, हम लोग अभी जिंदा है तो हम लोग बोल पाते हैं, हम लोग थोड़ी देर पहले बोला कि हम लोग एनर्जी जितना होगा हम लोग उतना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डेली ना जाने कितने काम करते हैं, तो हमारे पास एनर्जी है। एनर्जी को हम लोग क्या कर नहीं सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते। तो हम लोग जब कोई भी इंसान या तो कोई भी आप बोल सकते हो जिसके जान है, ठीक है, जिसके अंदर जान है, ठीक है, लिविंग थिंग्स है, तो अगर उसको मर जाने के बाद उसका एनर्जी कहाँ जाता है? उसको मर जाने के बाद उसको एनर्जी कहाँ जाता है? क्योंकि एनर्जी तो डिस्ट्रॉय नहीं होता और एनर्जी ना ही क्रिएट होता है। तो जब बंदे में मेरे पास जब एनर्जी है, अगर मैं मर जाता हूँ अभी, तो मेरा एनर्जी किधर जाएगा, कहाँ जाएगा? ये क्वेश्चन मैंने कुछ नहीं कह रहा हूँ यार, ये घोस्ट मोस्ट फिर कमेंट में मत बोलो, मैंने ये बोला हूँ इंसान के बाद एक एनर्जी होता है और मरने के बाद भी ये एनर्जी कहाँ जाते है, ये एनर्जी क्या होता है, ये मुझे भी नहीं पता, सच में नहीं पता। किसी को पता है तो कमेंट करके बोल देना। और ये भी बिल्कुल मत बोलना घोस्ट है, ये है वो है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन बिल्कुल मैं मानता हूँ कि एनर्जी है। जो एनर्जी मेरे पास है, ये एनर्जी कहाँ जाएगा मुझे मरने के बाद? क्या कोई भी इंसान या तो कोई भी लिविंग थिंग्स को डेथ होने के बाद उसके पास जो एनर्जी रहता है, ये क्या होता है? ठीक है, चलो तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है मैकेनिकल एनर्जी। चलो मैकेनिकल एनर्जी को फिर खत्म करते हैं। अब देखो, एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? वही मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ऐसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल को। ठीक है, एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं कर सकते। अब बात है कि काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आज का टॉपिक जो बोला मैंने कि काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी, इसमें क्लास खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी क्या है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गति शक्ति। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं गति शक्ति, मतलब है मोशन में है उसको, और मोशन में जो एनर्जी होती है इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन सुन लो कि द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय virtue of its motion, the energy possessed by a body by virtue of its motion is called काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लिख देना। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन सुन लो कि द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है और ये मोशन में रहने के लिए जो एनर्जी उनको मिलते हैं, और देखो कोई भी बॉडी अगर मोशन में है और ये मोशन में रहने के लिए अगर उसको वर्क डन करने के लिए जो एनर्जी मिल रहा है, इस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मतलब काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, बॉडी मोशन में होगा और मोशन में रहने के लिए, मोशन में है तो मोशन में रहने के लिए जो वर्क डन कर रहा है और उस वर्क डन करने के लिए उसको जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। उस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या है, किसी बॉडी का, सपोज मैंने मान लिया किसी बॉडी का मास है m, किसी बॉडी का मास है m, और उसमें क्या है, उसमें जो वेलोसिटी है, उसमें जो बॉडी का वेलोसिटी है, मोशन में है मतलब वेलोसिटी होगा।
तो वेलोसिटी है उस बॉडी का v। तो सिंपल हम लोग कह सकते हैं उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या है, उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो किसी भी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ना, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। कोई भी बॉडी अगर मोशन में है और मोशन में रहने के बाद अगर उसको वर्क डन कर रहा है, मोशन में रहने के बाद वर्क डन कर रहा है और उनके लिए उनको जितना एनर्जी जरूरत है उसी एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में मास किसी बॉडी का अगर एम है, वेलोसिटी अगर v है, तो हम लोग इजीली कह सकते हैं कि उस बॉडी के द्वारा जो काइनेटिक एनर्जी है इक्वल टू होगा हाफ एम वी स्क्वायर, इक्वल टू होगा हाफ एम वी स्क्वायर। P इक्वल टू क्या पता है, P इक्वल टू हम लोगों को पता है एम वी, P इक्वल टू पता है एम वी, तो हम लोग इजीली कह सकते हैं कि हाफ एम वी इन एम वी स्क्वायर ना, एम वी स्क्वायर। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि 1/2 पी स्क्वायर एम। पी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपन 2m, मतलब एक गया तो पी स्क्वायर अपन 2m, इजीली हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, समझ गया। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और 1/2m पी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया, देखो कैसे किया। ठीक है, ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। अब बात है कि काइनेटिक एनर्जी का कुछ एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, ये हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। देखो आप लोगों अगर वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोगों को चाहिए प्रूफ, अगर लगता है कि प्रूफ आप लोगों को करना है ये काइनेटिक एनर्जी का टू हाफ एम वी स्क्वायर कैसे आया, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाने के बाद कमेंट कर देना कि हम लोगों को चाहिए ये प्रूफ, तो हम जरूर आप लोगों को प्रूफ प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रूफ कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को चाहिए, अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो इसमें आप लोगों को सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो चलो फिर एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर इज यूज्ड टू रन वाइंड मिल्स। जो वाइंड मिल्स होता है ना, जो वाइंड मिल्स होता है ना, ये क्या होते हैं ना, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर है इज यूज्ड टू रन, इसमें यूज करके क्या होता है, इसको रन करते हैं वाइंड मिल्स। वाइंड मिल्स पता है ना सबने, देख लेना गूगल में अगर नहीं पता है तो। वाइंड मिल्स को क्या करते हैं, यूज करके, मतलब काइनेटिक एनर्जी को एयर में यूज करके वाइंड मिल्स को रन करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर इज यूज्ड टू रन दी वाटर मिल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर, जो वाटर रनिंग में है ना, देखना रनिंग वाटर है, उस रनिंग वाटर है मतलब मोशन में है, मोशन है तो किस कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। और उसको काम में यूज करके, उसको यूज करके क्या करते हैं, रन दी वाटर मिल्स। जो वाटर मिल्स होते हैं उनको काम करके वो काइनेटिक एनर्जी को यूज करके वाटर मिल्स को चलाते हैं। ठीक है, ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, एक बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, गन से जब बुलेट फायर होता है तो कौन सा एनर्जी होता है, पहले था पोटेंशियल एनर्जी में, लेकिन डिफरेंट चेंज हो गया। अभी एनर्जी को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हमेशा याद रखना। बुलेट से हम लोग गन छोड़ते हैं तो पहले पोटेंशियल एनर्जी में था, अब वो चेंज होकर काइनेटिक एनर्जी में हो गया। और इसी काइनेटिक एनर्जी को क्या कहते हैं ना, फॉर्म अ गन कैन फायर्स आर ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। बस वही है, जब बुलेट हम लोग गन से करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में चलता है, ये भी एक काइनेटिक एनर्जी का एप्लीकेशन है। ठीक है, समझ गया। चलो अब हम लोग चलेंगे पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। सॉरी, अब हम लोग जाएंगे कौन सा में, हम लोग चाहेंगे अभी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी में बॉडी हमेशा मोशन में रहता है, पोटेंशियल एनर्जी में बॉडी हमेशा फिक्स रहता है, मोशन में नहीं रहता। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन सुन लो। इट इज द एनर्जी
possessed, it is the energy possessed by a body by virtue of its position. देखो कोई भी बॉडी फिक्स्ड है, कोई भी बॉडी मोशन में नहीं है, तो कोई पोजीशन में है, कोई भी पोजीशन में है, इसी पोजीशन में है, तो इसी पोजीशन में रहने के लिए उसको जो वर्क डन करना, उसको जो वर्क डन कर रहा है और उस वर्क डन करने के लिए जो एनर्जी उसको चाहिए, जो एनर्जी उनको मिले, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा बॉडी फिक्स रहता है, पोजीशन में रहता है, मूव नहीं करता, मोशन नहीं रहता, ये फिक्स रहता है, ठीक है, हमेशा। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सबसे बड़ा डिफरेंस है कि काइनेटिक एनर्जी में बॉडी हमेशा मोशन में रहते हैं, उनमें वेलोसिटी कुछ रहते हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में v इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, ये बॉडी फिक्स रहता है, ये बॉडी क्या होता है, ये बॉडी मोशन में नहीं रहता, ठीक है। अब देखो सपोज मैंने क्या माना, सपोज अ body moves h height from earth surface. Suppose a body moves h height, मतलब क्या है, ये है हमारा अर्थ सरफेस, ठीक है, ये हमारा है अर्थ सरफेस। अब क्या बोला हूं मैंने कि कोई भी बॉडी मूव्स कर रहा है h हाइट, मतलब क्या है, यहां पर पहले बॉडी था, अब बॉडी यहां पर जा रहा है, तो ये जो मूव्स किया क्या है, h हाइट ने बॉडी मूव्स किया है, ठीक है। और सपोज बॉडी का मास क्या है, मास है बॉडी का m, बॉडी का मास है m, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, या तो ग्रेविटी क्या है, g, ठीक है। तो इस बॉडी के द्वारा, इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी, इस बॉडी में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये होगा mgh, ठीक है, याद रखना, हमेशा याद रखना क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब वो आप सपोज सुनो कि बॉडी को जब हम लोग ऊपर में लेकर जा रहे हैं तो हमारा सिंपली ये नेगेटिव में आएगा, बॉडी अगर ऊपर से नीचे में पोजीशन चेंज करे तो पॉजिटिव आएगा, मतलब क्या है, अपवर्ड, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट में लेके जा रहा हूं, जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था आज का क्लास में, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स। अगर ऊपर में लेके जा रहा है तो ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आएगा, अगर उसमें चेंज कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। और ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है, ये क्या है ना, पहले हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या था, इसमें पोटेंशियल एनर्जी था 0, इसमें पोटेंशियल एनर्जी था 0। जब बॉडी को हम लोग h हाइट में लेकर जा रहे हैं तो इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh। इनको हम लोग क्या भी कहते हैं, इनको भी कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी का एप्लीकेशन भी कुछ है, कुछ एप्लीकेशन भी है, इस एप्लीकेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये याद रखना, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन डैम्स is used to run turbines in order to produce electrical energy using the generator। क्या है, जब कोई भी डैम है, ये कोई डैम है, ठीक है, डैम से पानी आ रहे, इसमें नीचे क्या होता है, इसमें टरबाइन लगा रहता है, ठीक है, इसमें कुछ टरबाइन लगा रहता है, ठीक है। तो जब पानी आके डैम के ऊपर से पानी, पोटेंशियल एनर्जी इसमें कुछ था, जब टरबाइन के ऊपर आया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कुछ हुआ, तो जब ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में जब कन्वर्ट होता है, ये यूज क्या होता है, ये एप्लीकेशन पूरे का पूरे पोटेंशियल एनर्जी का है, ठीक है, समझ गया कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन डैम्स इज यूज्ड टू रन टरबाइंस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग द जेनरेटर यूज करके, टरबाइन को करके पहले इलेक्ट्रिक, फिर जनरेटर करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। पहले मैकेनिकल में करता है, फिर टरबाइन से मैकेनिकल में करता है, फिर मैकेनिकल से उसको जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, समझ में आया। ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तब इक्वल टू क्या हो गया, mgh, याद रखना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी न्यूमेरिकल्स करने में लगेगा। और हमारा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आया ½ mv², ये भी याद रखना, ठीक है। और फिर
अब हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल्स के तरफ। जो भी आज हम लोग टॉपिक सीखा है उनके ऊपर बेसिक करके जो मैथमेटिक्स हम लोगों को 11 12 जेई मेंस नीट में चाहते हैं, या तो कोई अच्छे अच्छे एसएससी जेई या बोलो यूपीएससी आईएएस के, या तो रेल जेई में एग्जाम में आते हैं, या तो यूपीएससी सीडीएस में आते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो देखो, एनर्जी का आज फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है प्रीवियस। ठीक है, किसी बॉडी का मास, किसी बॉडी का किसी बॉडी का क्या दिया है, किसी बॉडी का मास है 5 केजी, किसी बॉडी का मास दे दिया 5 केजी, और उसी बॉडी को अगर 100 सेंटीमीटर, उसी बॉडी को, किसी बॉडी का मास है 5 केजी, उस बॉडी को अर्थ का सरफेस से 100 सेंटीमीटर ऊपर में थ्रो करने के लिए, ऊपर में पहुंचने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, ये वर्क डन कितना है, ये वर्क डन कितना है। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया कि किसी बॉडी का मास है 5 केजी और इस बॉडी को अर्थ की सरफेस से 100 सेंटीमीटर हाइट तक पहुंचने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, ये वर्क डन क्या है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? सिंपली मुझे पहले बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पहला तो एक फॉर्मूला होता है वर्क डन का, और जब हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग हाइट में थ्रो कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब सिंपली और एक फॉर्मूला होता है हाइट के ऊपर हम लोग जब थ्रो करते हैं, ये भी एक वर्क डन करते हैं, इनमें फॉर्मूला क्या है, माइनस mgh। ठीक है, ये माइनस mgh, माइनस क्यों लिया, नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी इसमें है वाट के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, वाट की अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। अगर वाट की अगेंस्ट में काम कर रहे हैं तो ये सिंपली हो गया mgh। ठीक है, समझ में आया? चलो अब सिंपली देखो, माइनस m क्या है, m है 5 केजी, केजी है और इसमें सेंटीमीटर है, यूनिट हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, चाहे तो आप इसको ग्राम सेंटीमीटर बना लो, या तो आप इसको केजी में रहने दो, तो इसको क्या करो, इसको मीटर में चेंज करो, जो अच्छा लगे कर लेना। मैं तो सिंपली इसको चेंज कर लेता हूँ, -5 इंटू 10 क्यूब, ग्राम में चेंज किया। जी क्या है, जब हमने सेंटीमीटर में ले रहे हो सीजीएस में, जी क्या होता है 980, और एच क्या है, एच आपका है 10 स्क्वायर। ये सिंपली क्या हो गया, वर्क डन। वर्क डन का मतलब क्या है, वर्क डन की यूनिट क्या है, आर्क। ठीक है, वर्क डन की यूनिट क्या है, आर्क। सीजीएस में कर रहा हूं मैंने सेंटीमीटर मीटर में नहीं किया, मैंने सेंटीमीटर में किया और इसको ग्राम में किया, तो ये क्या हो गया, ये सीजीएस यूनिट हो गया, और सीजीएस यूनिट तो सिंपली ये क्या हो गया, ये सिंपली आपका हो गया 5 इंटू 9.8, मतलब 45 और 8 49, ये हो गया आपके पास 49, ये 10 स्क्वायर 10 टू द पावर 7 आर्क, और ये क्या हो गया -49 जूल। क्लास 11 12 के पास कैलकुलेटर अलाउ है। ठीक है, आप लोग तो इजीली कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। जिनके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, उनके लिए क्या करना है, उनके लिए कैलकुलेशन कैसे करना है देखना, याद करना कैलकुलेशन में क्या है। आर्क से जूल करने के लिए 10 टू द पावर 7 में हम लोग करेंगे तो इजी होगा। 5 है तो 9.8 को मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ऐसे डिफरेंट नहीं करोगे। देखो मल्टीप्लीकेशन भी सिखा रहा हूं कैसे करोगे। पहले करोगे 5 9 जा 45, ये भी याद इजीली कर सकते हो, और 5 8 जा 40, ये भी कर सकते हो। लेकिन एक के पास 0 है तो 4, ये दोनों को ऐड कर देना तो 49, इजीली हो जाएगा। कैलकुलेशन के शॉर्ट ट्रिक्स भी हमारा चैनल में है, आप लोग देख सकते हो अगर किसी का कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ लिया। चलो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मोटर पंप का है। ठीक है, मोटर पंप का मतलब तो समझते हो ना कि पंप जिसमें पानी उठाता है, वही पंप है। ठीक है, जो हमारा मोटर पंप है। ठीक है, देखो कि किसी मोटर पंप से 10 मीटर ऊंचे 10 मीटर हाइट में, ये क्या है, ये 10 मीटर हाइट में कोई टैंक है, कोई वाटर टैंक है। 10 मीटर हाइट में कोई वाटर टैंक है। ठीक है, और उस वाटर टैंक में क्या करना है, पानी भरना है। तो एक पाइप है, उस
टैंक को भरने के लिए क्या है, एक पाइप है, पाइप ही तो जाते हैं ना टैंक में पानी भरने के लिए, पानी तो पाइप से जाते हैं, तो पाइप है। उस पाइप में क्या होता है, इस पाइप में 500 लीटर पर मिनट पानी जाता है। उस पाइप के द्वारा इस टैंक में 500 लीटर पर मिनट पानी जाता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, मोटर में 1 आवर इस मोटर के द्वारा, तो मोटर चल रहा है, मोटर में क्या है, मोटर चलेगा तभी तो पाइप से पानी जाएगा टैंक में, तो उस मोटर के द्वारा, इस मोटर के द्वारा 1 आवर में कितना वर्क डन होगा, कितना वर्क डन होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो मैं क्वेश्चन बिल्कुल पूरे लिख नहीं पा रहा हूँ, इनके लिए सॉरी, क्योंकि हम लोग ट्राई कर रहे हैं बहुत जल्दी आप लोगों को उसका भी अरेंजमेंट कर देते हैं, इसलिए मैं हमेशा 2 या तो 3 या तो 4 बार रिपीट करते हैं हमेशा एक एक क्वेश्चन को, इसलिए क्योंकि आप लोगों को समझ में आए। कोई मोटर पंप है, मोटर पंप से मैंने 10 मीटर हाइट तक कोई टैंक है उसमें पानी उठा रहा हूँ, जिसमें क्या है, पाइप से पानी जाता है 500 लीटर पर मिनट, उसी मोटर के द्वारा, उसी पाइप के द्वारा इस टैंक में पानी पहुंच जाता है। तो उसी मोटर के द्वारा 1 घंटे में कितना वर्क डन होगा मुझे बताओ, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो एक बात देखो कि सपोज 500 लीटर अगर उसमें पानी है, अगर 500 लीटर उसमें पानी जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका मास भी कितना है, मास भी कितना है, हम लोग कह सकते हैं कि 500 केजी, 500 केजी, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, याद रखना, ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1000 ग्राम। 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिंपली 1 लीटर इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं 1 केजी, और 500 लीटर अगर पानी जा रहे हैं मतलब हो गया उसके मास कितना है, 500 केजी, हम लोग इजीली कह सकते हैं। ठीक है, ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब देखो कि 1 आवर में मास कितना हो जाएगा, देखो 1 मिनट में 500 लीटर जा रहे हैं, 1 मिनट में 500 लीटर जा रहे हैं, तो 60 मिनट में कितना होगा, 60 मिनट में कितना पानी जाएगा, 500 इंटू 60 इक्वल टू हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा आपको सिंपली 1 2 3, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4। ठीक है, ये अगर पानी इतना लीटर जा रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका मास 1 घंटे में 1 आवर में इस मटर का जो मास है, मटर के द्वारा जो मास है, मास कितना होगा, इतना केजी, 3 इंटू 10 टू द पावर 4 केजी। समझ में आया या नहीं आया, समझ में आ गया ना, कि पानी 1 मिनट में 500 लीटर जा रहे हैं, तो सिंपली 60 मिनट मतलब 1 घंटे में पानी जाएगा इतने लीटर, तो सिंपली ये क्या होगा, ये इसका मास भी होगा, 1 घंटे में उसका मास कितना होगा, उसका मास होगा इतना, सिंपली। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला है mgh। एम क्या है, मास तो हम लोगों को मिल गया 3 इंटू 10 टू द पावर 4, मास मिल गया। अब क्या है, g इंटू आई, एच, जी क्या है, हम लोगों को h किस में दिया है, मीटर में दिया है, तो सिंपली हम लोग इसको भी मीटर में रखेंगे, 9.8 इंटू एच क्या है 10, तो इसको सिंपली जो आएगा जूल में, वर्क डन किस में आएगा, जूल में, वर्क डन किस में आएगा, जूल में। इसको कैलकुलेशन करके देख लेना, कैलकुलेशन करके आपके पास आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, 3 इंटू, आपके पास इसके बाद कैलकुलेशन करके आंसर आएगा 2.94 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, देख लेना, क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया, फिर इसको मत करना। कैसे है, वर्क डन इक्वल टू पता है mgh। अब बात है कि 1 घंटे का, बात है क्वेश्चन में पूछा था मैंने 1 घंटे का। ठीक है, तो सिंपली 1 मिनट में अगर 500 लीटर जा रहे हैं तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट में कितना पानी जाएगा, मैंने कैलकुलेशन करके निकाल लिया कि 60 मिनट में मुझे 30,000 लीटर पानी जा रहा है। अब बात है कि 30,000 लीटर जब पानी जा रहा है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि 30,000 केजी, 30,000 केजी क्या है, उसका मास है, उस टाइम मास होगा 30,000 केजी। तो सिंपली क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर 4 केजी का तो मास मिल गया, हम लोगों को फॉर्मूला में मास मिल गया, एच तो दे के रखा, ग्रेविटी इक्वल टू क्या होगा, जब हम लोग आपको एसआई में कर रहे हैं तो 9.8, इसको जैसे कैलकुलेशन किया तो 2.94 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं, जेईई मेंस में आते हैं, नीट में आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत टाइम पूछा है। ठीक है, चलो
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1000 kg मास, कोई भी ट्रेन है, ट्रेन का मास है 1000 kg, तो कोई भी ट्रेन का मास है 1000 kg, उसमें स्पीड है, इसी ट्रेन का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। इसी ट्रेन का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। दो क्वेश्चन आपको पूछा है कि सिंपली आपको पूछा है कि 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है जिसका मास है 1000 kg। अब ब्रेक मारने के बाद जब उसमें पोटेंशियल एनर्जी में, ब्रेक मारने के बाद पोटेंशियल एनर्जी में ये मूव होगा। काइनेटिक एनर्जी में था तो पोटेंशियल एनर्जी में धीरे धीरे क्या होगा, धीरे हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक मारने के बाद इसी ट्रेन को रुकने का टाइम कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेन चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, 1000 kg का मास है, मैंने ट्रेन में ब्रेक मारा, जब ब्रेक मारा तो ट्रेन रुक जाएंगे, तो ट्रेन रुकने के टाइम में उसमें वर्क डन कितना होगा। ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, ब्रेक मारने का टाइम इंस्टेंट तो नहीं होगा ना, ट्रेन रुक जाएगा, ट्रेन रुकने में टाइम लगेगा। तो सिंपली बात है, ट्रेन ब्रेक मारने के बाद ट्रेन रुकने में टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सिंपली दो क्वेश्चन है। समझ गया, दो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रेन का मास है 1000 kg, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन ने ब्रेक मारा और ब्रेक मारने के बाद ट्रेन को रुकने का टाइम, ट्रेन को क्या होगा, ट्रेन ब्रेक मार रहा है, ट्रेन रुक जाएंगे, तो ट्रेन रुकने का टाइम में उसके द्वारा वर्क डन कितना हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन को ब्रेक मारने का टाइम, ट्रेन को बिल्कुल जीरो स्पीड में, बिल्कुल जीरो में, बिल्कुल पोटेंशियल मोशन में, बिल्कुल पोजीशन में आने के टाइम में तक उसने कितना डिस्टेंस टोटल कवर किया। ब्रेक मारने का टाइम और बिल्कुल जीरो पोजीशन में आने का टाइम, वो कितना डिस्टेंस ये ट्रेन के द्वारा कवर हुआ। दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वर्क डन इक्वल टू क्या पता है, वर्क डन इक्वल टू क्या पता है, mgh। ठीक है, मास तो दे के रखा है, g है, h क्या है, सिंपली आपको h नहीं पता तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। देखो ये तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए था mgh। अब ट्रेन जब स्पीड में है, ये कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। देखो मास क्या है, मास है 1000 kg, स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। मैंने मान लेता हूं कि इनिशियल स्पीड u इक्वल टू क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, ये है इनिशियल स्पीड। और फाइनल स्पीड क्या है, ये है इनिशियल और ये है आपका फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ब्रेक मार रहा है, ब्रेक मारने का टाइम ट्रेन रुक जाएंगे और ट्रेन रुक जाएंगे तो उसका स्पीड हो जाएंगे जीरो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपको वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का तो क्या है, हाफ m²। इसमें भी कौन सा है, इनिशियल कैसे लेंगे, जब मोशन में है, काइनेटिक एनर्जी में है, तभी तो इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है कि बॉडी ट्रेन मोशन में है तब तो जाकर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बचेगा। क्योंकि v इक्वल टू हम लोग अगर जीरो ले लेते तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी बन जाते, तब तो बॉडी हमारा मोशन में नहीं थे। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू होगा हाफ m²। हाफ m क्या है 1000, v क्या है, v है आपको सिंपली देखो इसको क्या है ना, इसमें है स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर को आपको किस में लेकर जाना है, मीटर अपन सेकेंड में, और मीटर अपन सेकेंड में ले जाने के लिए 5/18 डायरेक्ट करोगे तो आपको मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, सिंपली कैसे करते हैं ना, ये हम लोग टाइम एंड वर्क 10 का स्पीड में हम लोग करके रखे हैं। ठीक है, अगर किसी को चाहिए, किसी ने अगर कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो तो उसने हम लोगों को मैथ का क्लास फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आपको एडवांस लेवल भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलो तो फिर क्या हो गया, फिर आपको सिंपली हम लोग हाफ इंटू क्या आया, कैलकुलेशन करके इसको आएगा 16.7, इसको कैलकुलेशन करके आएगा 16.7 मीटर पर सेकेंड। जैसे इसको 16.7 का स्क्वायर करोगे और ये पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आंसर कितना आने वाला है आपके पास आंसर आने वाला है सिंपली 1.39 इंटू 10⁵ जूल, ये आपके पास आंसर आने वाला है। ठीक है, वर्क डन कितना हो रहा है, वर्क डन कितना हो रहा है, हाफ m²। क्यों हाफ m² हो रहा है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी में है,
क्योंकि ये बॉडी मोशन में है। अगर बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी है, तो सिंपली इसका वर्क डन क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर। तो सिंपली हम लोग कैलकुलेशन किया और बॉडी को मिल गया सिंपली क्या है, वर्क डन इक्वल टू वर्क इक्वल टू मिल गया ए। हम लोग और एक फॉर्मूला जानते हैं जिसमें हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सेकंड जो क्वेश्चन था ये डिस्प्लेसमेंट निकालने का था कि ब्रेक मारने का टाइम से जीरो में आने में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो एक तो क्वेश्चन आ गया, अब इसको साफ कर रहा हूं, ठीक है। देखो इसको साफ कर देता हूं, सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। जो सेकेंड क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। हम लोगों को क्या पता है, वर्क इक्वल टू क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क अपॉन फोर्स इक्वल टू क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट। सिंपली वर्क हम लोगों को मिल गया, फोर्स हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में हम लोगों को फोर्स इक्वल टू कितना है, फोर्स इक्वल टू आपको दे रखा है, फोर्स आपको दिया था। अच्छा बाय ब्रेक क्वेश्चन में आपको और भी एक टॉपिक दे के रखा था, एक डाटा दिया था, फोर्स इक्वल टू क्या था, 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन। फोर्स इक्वल टू बाय ब्रेक, देखो जब ब्रेक दे रहे हो तो कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है और फोर्स क्या है 1000 न्यूटन, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो वर्क क्या है, वर्क है 1.39 इंटू 10 टू द पावर 5 अपन फोर्स क्या है 1000, क्योंकि ये जब जूल में है ये न्यूटन में रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली इसको कैलकुलेशन करो, जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आंसर कितने आने वाला है, 139 मीटर। मीटर क्यों आएगा पता चला ना, क्योंकि इसको मीटर बाय सेकंड में हम लोग कवर कर लिया जूल में, ठीक है। जूल इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन मीटर, और सिंपली अपन क्या है न्यूटन, न्यूटन न्यूटन काटेगा तो मीटर बचेगा, तो सिंपली क्या है 139 मीटर, ठीक है। समझ में आया। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको हमेशा जेईई मेंस नीट में पूछता है, हमेशा पूछते हैं, ठीक है। बहुत टाइम आपको ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। तो इनके लिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, एसएससी बोलो यूपीएससी बोलो, ये बेसिक कभी कभी जेईई में मतलब आप लोगों को जब मेंस एग्जाम देते हो उस टाइम में ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकते हैं। स्पेशली जिसने डिफेंस एग्जाम दे रहे हो और वो भी यूपीएससी का अंडर में, जैसे सीडीएस हो गया, एनडीआर हो गया, उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी अगर आपने किसी ने सीजीएल का एडवांस में दे, आपने एसएससी का जेईई मोड दे रहे हो जेईई में, तब आपको इंपॉर्टेंट है। रेल का जेईई दे रहे हो तब इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बन जाएगा। कोई भी स्टेट का अगर पीएससी का एग्जाम दे रहे हो और मेंस एग्जाम दे रहे हो उस टाइम ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने कराऊंगा, बेसिक कांसेप्ट करा ही रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट जो एडवांस लेवल का है एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो इनके लिए आप लोगों को क्या करना है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सपोर्ट करना है। हम लोगों को सपोर्ट चाहिए, तो हम लोग अगर सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलो आज का जाने का टाइम क्या है, हमारा मोटिवेशनल क्वेट, और आज का मोटिवेशनल क्वेट क्या है, आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल लर्निंग। ये मेरा बात नहीं है, ये मेरा बात नहीं है। आज तक दुनिया में जितना सक्सेसफुल बंदा, सक्सेसफुल पर्सन बने हैं, सक्सेसफुल आदमी बने हैं, ठीक है, जो हम लोगों के लिए आइडल है, आइडल पर्सन है, सबने बोलते हैं मरने का टाइम तक हम लोग स्टिल लर्निंग। पढ़ने का कभी खत्म नहीं होता, एज खत्म नहीं होता। आप लोग जितने पढ़ोगे उतना आप लोगों को नॉलेज मिलेगा, प्रॉपर नॉलेज मिलेगा, प्रॉपर अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो आप किसी के साथ ऐसे बेकार बात नहीं करोगे, किसी के साथ आप लोग आर्गुमेंट में नहीं जाओगे। आप लोग सारी टॉपिक अगर आपको पता है ना, तो आप लोग बेकार में बात नहीं करोगे, जो बात करोगे लॉजिकली बात करोगे, आपके बात में लॉजिक रहेगा, ठीक है। पढ़ने का कभी खत्म नहीं होता। अगर आपने सपोज मानते हो कि मास्टर डिग्री कर लिया, रिसर्च कर लिया तो आप बहुत कुछ जान लिया, तो ये गलत है, ये गलत है। आइंस्टाइन सर ने खुद बोला था कि मैंने तो खुद ही 0.something% कुछ याद नहीं है, इतना परसेंट सीखे हैं, अभी इतना कुछ बाकी है। जब सर न्यूटन ने, सर आइंस्टाइन ने बोल सकते तो हम लोग तो बहुत छोटे आदमी हैं, है ना। तो बात ये है कि हम लोगों को पढ़ने का कभी खत्म नहीं होगा। ये आप जितना पढ़ोगे, आप चाहे न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे कोई रीडिंग स्टोरी बुक पढ़ो, या तो कुछ और भी पढ़ो, आपका टॉपिक नहीं है, आप उसको हटके कुछ पढ़ रहे हो, उससे भी कुछ सीखोगे, ठीक है। तो जितना आप पढ़ोगे आप उतना ही सीखोगे, और जितना आप सीखोगे वो आपके लाइफ के लिए अच्छा है, ठीक है। समझ गया। मुझे लगता है कि आज का क्लास आप लोगों को पूरे समझ में आया। पसंद हुआ तो आपको क्या करना है, लाइक करना है। चैनल में नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां भी आपको मौका मिले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना,
क्योंकि हम लोगों को आप लोगों को भी सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों को चैनल में चाहिए, तभी हम लोग आप लोगों के लिए बेटर से बेटर टॉपिक, बेटर से बेटर सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, लेकर आएंगे। ठीक है, देखो हमारा क्लास में 11th का मैथ, 11th का फिजिक्स, जेई मेंस, नीट, फिर ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिजिक्स मैथ सारे कवर चलते हैं, सारे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है हमारा वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।